वेलकम इन नॉलेजेबल ट्रिक में आप लोगों का स्वागत है। देरी ना करते हुए हम चलते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक की ओर। उससे पहले आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो ऑप्शन इसके हैं चार। ऑप्शन ए 1852, 1856, 1858 और 1860। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1858। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिनिवेश निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? तो इसके भी ऑप्शन है चार। पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया, पहली बार तिरंगा लहराया गया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। तो चलते हैं, इसका थोड़ा सा हम दो लाइन का नोट्स है, दो लाइन का नोट्स देख ले। नोट्स में क्या कहता है? तो नोट्स में कहता है 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिनियम में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है। यह 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। अब ये क्या है भाई? अब इसको समझ लीजिए क्या कह रहा है। वंदे मातरम जो था वो 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिनिवेश में भारत का राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जो कि 1896 में 96 से लेकर के 1937 तक रहा था राष्ट्रीय गान। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है भाई वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। और यह 1937 तक वंदे मातरम जो था 1937 तक भारत का राष्ट्रीय गान रहा था। तो चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसके भी ऑप्शन है आपके पास चार। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सर चार्ल्स मेटकॉफ, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड एलन बोरा। तो इसका आंसर हो जाएगा, अब आप देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मेटकॉफ। इसका भी एक लाइन का नोट्स देख लेते हैं। सर चार्ल्स मेटकॉफ 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। अब क्या है भाई? सर चार्ल्स मेटकॉफ ने भारतीय प्रेस को लिखने की आज़ादी दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है समुद्री व्यापार में के संदर्भ में कागजात व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कागजात व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था भाई? तो ऑप्शन यहाँ पे है आपके सामने। ऑप्शन है चार। डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज, पुर्तगाली, इन चारों में से किसके द्वारा कागजी व्यवस्था समुद्री व्यापार में किया जाता था भाई? तो पुर्तगाली के द्वारा किया जाता था। इसका नोट्स देख ले, इसका दो लाइन का नोट्स है। तो चलिए नोट्स देखते हैं। नोट्स में क्या कहता है? कागजात व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू की थी। इसी के तहत अंग्रेजों ने भी 20वीं सदी में नेवी सर्ट नामक व्यवस्था शुरू किया था भाई। किसके देखा देखी किया था भाई? तो पुर्तगाली को देखा देखी किया था। कईवीं सदी में किया था? तो 20वीं सदी में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या भाई निम्नलिखित कौन सा है, देख लेते हैं भाई कौन कौन सा कथन है। तो इसमें भी आपको मिलते हैं 4 कथन। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, या फिर वे कलकत्ता के रिप्सन कॉलेज के संस्थापक थे। उन्होंने राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्राह्मणों की समाज की स्थापना की। तो भाई ये कथन सत्य नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी ही होगा। तो इसका बारे में देख लेते हैं नोट्स। उपरोक्त दिए गए कथनों में चौथा कथन गलत है भाई। ठीक है, गलत है भाई, क्योंकि अभी बताया कि चौथा कथन गलत है। और है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, ना कि वो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। साधारण ब्राह्मण समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, और यहाँ देख लीजिए शिवचंद्र सेन, उमेश चंद्र दत्ता ने की थी भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? अब भाई अंग्रेजों के द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और वो वापस कर दिए गए थे। वो किस स्वतंत्रता आंदोलन के कारण वो वापस कर दिए थे? तो इसके ऑप्शन है 4। ऑप्शन पहला है बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को मृत्युदंड, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं, या फिर इन तीनों में ऑप्शन में से कोई भी नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन बी जलियांवाला बाग। ऑप्शन में था जी जलियांवाला बाग। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी? तो वो घटना था भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण उन्होंने नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी थी। नोट्स देख लीजिए क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के से आहत होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसके संदर्भ में उन्होंने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखा था। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर उन्होंने कब वापस किया था भाई? नाइटहुड की उपाधि 13 अप्रैल 1919 में उपाधि वापस कर दी थी। और उसके संदर्भ में पत्र किसको लिखा था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड को लिखा था। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन के तरफ। अगला क्वेश्चन है मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिनिवेश को जाना जाता है? मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिनिवेश को जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4 है इसके भी। ऑप्शन 4 में पहला देखते हैं कराची अधिनिवेश 1913, ऑप्शन बी बॉम्बे अधिनिवेश 1915, ऑप्शन सी लखनऊ अधिनिवेश 1916, ऑप्शन डी कलकत्ता अधिनिवेश 1917। तो आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिनिवेश 1916। इसी के साथ चलते हैं इसका नोट्स देखते हैं भाई। नोट्स में क्या बोलता है भाई? तो 1916 के लखनऊ अधिनिवेश में मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। 1916 में लखनऊ अधिनिवेश हुआ था, उसमें मुसलमानों के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इस अधिनिवेश में कांग्रेस के दो दलों गरम दल और नरम दल को वक्ता के लिए एक मंच पर लाया गया था। उस समय कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के नेता को एक मंच पे लाया गया था। और इसका अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? तो अंबिका प्रसाद मजूमदार
अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिनिवेश में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? तो इसका ऑप्शन 4 है। ऑप्शन पहला कोच्चि, दूसरा चिरसुरा, तीसरा सूरत, चौथा चेन्नई। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोच्चि। नोट्स देखते हैं। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। देखिए, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती कहाँ बनी भाई? तो केरल में बनी। केरल के अनाकुंडा जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी, इसलिए केरल के अनाकुंडा में बना था। और यहाँ क्या क्या है भाई? तो देख लीजिए, यह जल से घिरा हुआ स्थान है। इसके चारों तरफ जल ही जल है। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिमी में स्थित है। यह कोच्चि जो स्थान है उसके दक्षिणी पश्चिम भाग में स्थित है। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? कितना दुख का बात है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा अवसर जारी किया था? तो चलते हैं इसका ऑप्शन देखते हैं। और इसका ऑप्शन है 4 हैदराबाद, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। इसका नोट्स देखते हैं। कब किया? 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए मुक्त 500 पोगाडा प्रति वर्ष था। उस समय पोगाडा चलता था भाई, गोकुलकुंडा में पोगाडा चलता था। तो 500 पोगाडा प्रति वर्ष के शुल्क पर यह मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान जारी किया गया था। और कब किया गया था? तो 1632 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? सलवाई में जो युद्ध हुआ था वो किस युद्ध से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके सामने 4। ऑप्शन पहला प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, चौथा ऑप्शन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसका थोड़ा सा नोट्स देखते हैं। नोट्स में क्या कह रहा है? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 मई 1782 को सलवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने सल्सेत और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? बक्सर, जो बिहार में बक्सर है, बक्सर की लड़ाई किसके द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ बक्सर की युद्ध की थी? तो ऑप्शन है मीर कासिम, सादर अली खान द्वितीय, अली बर्दी खान, सिराजुद्दीन दौला। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीरा कासिम। तो चलते हैं नोट्स की ओर। नोट्स में क्या बोलता है भाई, क्या हुआ था देख लेते हैं। थोड़ा सा नोट्स भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नोट्स थोड़ा सा देखेंगे तो क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। तो नोट्स देखते हैं। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1774 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। तो भाई बक्सर की लड़ाई किसके साथ लड़ी गई थी भाई? तो मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। कब लड़ी गई थी?
22 अक्टूबर 1964 को लड़ी गई थी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये पहले ऑप्शन है और आंसर आ गया है और नोट से पहले आ गया, क्वेश्चन बाद में आया। निम्न तो देख लेते हैं, फिर भी एक बार पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाई इसका 4 ऑप्शन है। वुड्स डिस्पैच, शेल्डर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेल आयोग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वुड्स डिस्पैच। नोट्स में क्या कह रहा है? सर चार्ल्स वुड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषक भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों में भारतीय भाषा में पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए। उसके उट्स डिस्पैच कहा जाता था। और आज के ज़माना में कहते हैं कि अंग्रेजी सिखाओ, मातृभाषा भूलते जा रहे हैं। पर अंग्रेज भी ये मानते थे कि हमारी मातृभाषा सीखना ज़रूरी है और उच्च शिक्षा में अंग्रेजी सीखना चाहिए, ताकि वो उट्स डिस्पैच मतलब कि वो सामान की निर्यात या आयात, जो भी बिजनेस मैनेजमेंट है और भी जो भी कार्य है, वो वहाँ पे अगर हायर एजुकेशन में इंग्लिश सीख लेते हैं तो वहाँ से काम चल जाता है। इसलिए उस समय उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में मातृभाषा सीखना चाहिए। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो ऑप्शन है ऑप्शन 4। ऑप्शन ए में है लॉर्ड लिस्टन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिस्टन। तो देख लेते हैं थोड़ा सा इसका नोट्स में क्या कहता है। लॉर्ड लिस्टन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876-78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए उनकी कड़ी आलोचना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम व शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। तो इसी के साथ अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है 4 लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? कौन सा था वो बदनसीब जो अपने कार्यकाल में वायसराय रहते हुए वो मारा गया? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो। तो देखते हैं इसका थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान वहां के पाठन ने उनकी हत्या कर दी थी। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक हो गया है जी। निरीक्षण यात्रा के दौरान वहां छूट गया है, वहां के पाठन ने उनकी हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? तो देखते हैं ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 में आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, या फिर भारत में शिक्षा सुधार के लिए, या फिर उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी भारत में शिक्षा सुधार के लिए।
रिपन ने हंटर आयोग का गठन भारत में शिक्षा सुधार के लिए किए थे। नोट्स, लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्य परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए, प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? तो कौन पारित किया था भाई? तो देख लेते हैं। ऑप्शन 4 है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डॉफ्रे। तो इन चारों में से कौन थे भाई? तो इन चारों में से थे ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम की वायसराय ने पारित किया था। तो देखते हैं इसका नोट्स क्या था। जनवरी 1899 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकन पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1899 पारित किया था और भारत को स्वर्ण मानक की शुरुआत की। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मराठा मौकियाबेली कहा जाता है? पहला नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव, बाजीराव संभाजी। तो नाना फडणवीस। नोट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है नोट में। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मौकियाबेली सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्हें मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 4 है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कर्नवालिस और हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि, मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि और मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? जो आपके सामने ये 4 कथन है, उसमें से पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो देखते हैं कौन सा 4 कथन है भाई। तो 4 कथन है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था। दूसरा ऑप्शन, इसके तहत वंचित वर्ग में संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। ऑप्शन सी, प्रांतिक विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। ऑप्शन डी है, इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो ये देख लेते हैं भाई, पूरा समझौता का संदर्भ कौन सा गलत है इन चारों में। तो पहला ही समझौता गलत है। यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, जो कि गलत है। ये किसके बीच हुआ था? तो ये भी हुआ था, समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, पूना समझौता। महादत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया भाई?
तो देख लेते हैं, ऑप्शन है 4 महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व भीमराव अंबेडकर ने 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाद नामक स्थान पर किया गया था। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया भाई? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया। कब किया? 20 मार्च 1927 को किया था। यह सत्याग्रह कहाँ शुरू हुआ था भाई? तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में शुरू हुआ था। महाद नामक महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाद नामक स्थान पर शुरू हुआ था। जो जिला रायगढ़ है उसके किस स्थान पर? तो महाद नामक स्थान पर शुरू हुआ था। तो चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से किस वर्ष प्राप्त किया था भाई? तो ऑप्शन देखते हैं, 1863, 1668 या फिर 1670 या फिर 1689। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1668। इसका नोट्स है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को पुर्तगालियों से 1668 ईस्वी में प्राप्त किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तुरंत इसकी किलाबंदी की गई थी। इसके बाद अंग्रेजों ने सूरत की जगह बॉम्बे को अपना मुख्यालय बनाया था। तो भाई ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को 1668 में आज़ाद करा लिया। उसके बाद तुरंत ही वहाँ पूरे बॉम्बे में किलाबंदी करवा दिया था। उसके बाद सूरत से अपना मुख्यालय बॉम्बे में स्थापित कर दिया था। कब किया था? 1668 में। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने 4 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी है आचार्य विनोबा भावे, ऑप्शन सी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन डी है दादू दयाल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ज्योतिबा फूले। नोट्स देख लेते हैं, इसका नोट्स क्या कहता है। नोट्स में देखते हैं, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित थी। गुलामगिरी को किसने लिखा भाई? तो ज्योतिबा फूले ने लिखा। कब लिखा? 1873 में लिखा था। किसके आधारित पर लिखा था? तो अमेरिका के दास प्रथा के आधारित पर लिखा था। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? तो 1915 में दी गई थी। इसका नोट्स देखते हैं क्या देता है। नोट्स में, रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश सरकार ने 1915 ईस्वी में नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। 13 अप्रैल 1919 में को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से दुखी होकर उन्होंने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। भाई 1915 में उन्हें नाइटहुड की उपाधि मिली और उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला हत्याकांड के बाद उन्होंने वो उपाधि वापस लौटा दी थी। स्वतंत्रता के समय, अगला क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है महात्मा गांधी या फिर जे.बी. कृपलानी या फिर सरोजनी नायडू या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो भाई इनमें से ऑप्शन हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। तो इसका नोट्स देखते हैं क्या है। इसका नोट्स है, जीवंत राम भगवान दास कृपलानी, मतलब जे.बी. कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दर्शनीय गांधीवादी, समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए, जे.बी. कृपलानी का पूरा नाम जीवंत राम भगवान दास कृपलानी। ये भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और ये क्या क्या थे भाई? तो दार्शनिक थे, गांधीवादी थे, समाजवादी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय
पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? इसका ऑप्शन है 1902, 1861 या फिर 1906 या फिर 1910। तो इसका सही आंसर जानने से पहले आप लोगों से सादर आग्रह है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और भी सारे वीडियो हम लाते रहें आप लोगों के लिए। और इसी के साथ इसका आंसर होता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? तो 1906 में बनाया गया था। 1906 में बनाया गया था। इसका नोट्स देखते हैं। नोट्स क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की था। वर्ष 1906 में इसे अस्थायी संस्था बनाया गया था। भाई, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुआ था। किसने किया था भाई? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। और इसे अस्थायी कब बनाया गया? तो 1906 में बनाया गया। और प्लीज़ इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए नॉलेजेबल ट्रिक। और चैनल को जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और